अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज के साथ मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आइनी तरामीम हो या फिर मखसूस नशिस्तों का मामला, हुकूमती वज़रा के बयान से लग ही रहा है कि हुकूमत वक्त इस वक्त तसादम की राह पे गामजन है। कल हमने देखा कि जब तफसीली फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसके बाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े तौर पे कहा कि अभी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देना बाकी हैं, और बिलखसूस जो आइनी तरमीम की गई हैं, बल्कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई, नई जो नए कानून आए हैं, उसके बारे में इस फ़ैसले में कुछ नहीं कहा गया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ अदालती फ़ैसला है और दूसरी तरफ आईन पाकिस्तान है, तो किसके साथ जाना चाहिए। यकीनी तौर पर उन्होंने कहा है कि जो आज़ाद अरकान है, जब वो किसी एक जमात को ज्वाइन कर चुके हैं तो अब उनके लिए ऑप्शन बाकी नहीं रही कि वो किसी और जमात को ज्वाइन कर सकें। तो लिहाजा हुकूमत की जानिब से तो बड़ा एक वाज़े इशारा है कि किसी सूरत भी अदालती फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और आज आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी सिंध बार से ख़िताब किया और बड़ा उन्होंने गरजे हैं, बरसे हैं, और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये हो नहीं सकता कि जो कानून साजी हो अदालतों के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए हो। उन्होंने कहा कि पहले ही अदालत की जानिब से, अदलिया की जानिब से धमकियों की वजह से उन्होंने 19वीं तरमीम लेके आए, और उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है कि जो अवामी मुकदमात हैं वो इतनी देर तक इल्तवा का शिकार रहें। गोया कि ख़ुद उन्हें 45 बरस इंसाफ के लिए इंतज़ार करना पड़ा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मजबूरी हो या ज़रूरी हो, आइनी तरामीम हर सूरत में होंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को वजूद में लाया जाएगा। इस दौरान हमने देखा है कि बानी PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, जो कि अदालती फ़ैसले को अपनी फ़तह करार दे रहे हैं, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बुनियादी तौर पर जो प्लान था वो ये था कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, लेकिन इसमें मनसूबा साज नाकाम हुए और सारे अब एक्सपोज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए गोया कि अब एहतजाज भी करेंगे, और साथ में जो उनको रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक उन्होंने इजाज़तनामा चाहा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो इसको भी एहतजाज में बदला जाएगा। लेकिन नाज़रीन, देखा जाए तो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालत ने अपना किरदार अदा कर दिया, तो कि जो फ़ैसला आना था वो आ चुका। आज जस्टिस शाहजहाँ अफरीदी का भी 26 सफ़ात और मुश्तमिल एक साथ में इजाफ़ी नोट या इख्तलाफी नोट, जो भी उसे कहें, वो आया, जिसमें बहरहाल जो बॉटम लाइन है वो यही है कि उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम किया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिन अफराद ने कागजात नामज़दगी के वक्त कोई भी अपने पार्टी एफिलिएशन से मुतालिक सर्टिफिकेट जमा कराया था वो उसी पार्टी के उम्मीदवार तस्वर होंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 7 रोज़ में अपनी जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फ़ैसला है उस पर एक तरह से नज़रसानी करे, और इसे दोबारा से देख के पार्टियों को उनके तनासब से मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। लेकिन हमने देखा है इस दौरान नाज़रीन के इलेक्शन कमीशन का आज कोई छठा इजलास था, कोई मुसलसल 6 रोज़ से ये इजलास हो रहा है, लेकिन आज भी इजलास बेनतीजा रहा है। यकीनी तौर पर उस पर जो तफसीली फ़ैसला है उसको भी देखा गया है, और साथ में जो 2 स्पीकर साहिबान की जानिब से, गोया कि स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब की जानिब से और पंजाब असम्बली के मलिक अहमद की जानिब से जो आए थे 2 खतूत, उनको भी देखा गया है। तो मुमकिन तौर पे हम कह सकते हैं कि शायद कल का दिन ऐसा हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले पे कोई पोजीशन ले कि वो इस पे अमल दरामद करने जा रहा है, या कोई फिर उबहम बाकी रह गए हैं जिनको हल करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तो हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल नईम हैदर पंचोता साहब से ताल्लुक़ है आपका सर, बहुत शुक्रिया, हम स्टूडियो में ज्वाइन किया है। और उनके साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो पंचोता साहब, क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करें, क्या कहेंगे आज जो कुछ हुआ है? फिर अगेन हुकूमत की जानिब से भी एक बड़ा वाज़ेह इम्प्रेशन दिया गया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू भी जो आज उन्होंने सिंध बार से की है कि तरामीम तो हर सूरत में होंगी, और इस वक्त वो अदलिया को कह रहे हैं कि शायद वो एक फ़रीक के तौर पर खड़ी हैं, और इसमें जो पार्लिमान की सुप्रीमेसी के रास्ते में एक रुकावट बन रही हैं। तो क्या कहेंगे सर, ये जो उनके आर्गूमेंट हैं उनमें लगता है आप कुछ जान है वो जो बात कर रहे हैं वाकई? क्योंकि
अदलिया के माजी तो रहा है बहरहाल। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो, अगर उनको देखा जाए तो नाना का बनाया हुआ आइन उसको पामाल करने के लिए वो बिल्कुल आपको सामने सामने नज़र आएंगे। जहाँ तक एक तरफ बात की जाए कि आप सारे मिलकर ये करना चाहते हैं, तो आकर वही बिलावल साहब हैं जो कहते हैं जी कि हम नहीं कर रहे, वो हुकूमत कर रही है। खुद हुकूमत से अलहदा भी होते हैं और खुद उसके अंदर शामिल भी होते हैं। अब तो ओनरशिप ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। देखिए, ऑनरशिप ले रहे हैं। जब देखा कि अवाम का प्रेशर, जब देखा कि वकला का प्रेशर, जब देखा कि चीज़ें गलत हो रही हैं, साफ़ी बोल रहे थे, रिपोर्टर्स बोल रहे थे, मीडिया वाले बोल रहे थे, एंकर्स बोल रहे थे, सारे बोल रहे थे कि यूँ क्यों किया जा रहा है और क्यों अंधेरे के अंदर, मुसवदा कहाँ है। वो मौलाना साहब पूछते रह गए कि मुसवदा मुझे दे दिए जाए, कोई उनके पास था ही नहीं तो देना कैसे था। इसी तरह वज़ीर कानून ने जो बयान दिया उस वक्त भी वो कह रहे थे कि अब हमें मिल गया। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि किधर से वो मुसवदा आया और किन्होंने तरमीम इनके सामने रखी। इनको तावीज़ की तरह दे दिया जाता है कि ये आप तावीज़ है, आप मुंह में डाल लें, फिर आपने बोलना है। इनका तो सिर्फ ये रोल है। अब आप ये देखें कि ये जो लाना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स तमाम को ये चाहते हैं कि वो एक वज़ीर आज़म जो है उसके अंडर आ जाएं, यानी जो मौजूदा हुकूमत होगी। देखिए, हमारी भी नेक्स्ट हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला आएगी, लेकिन आज ही हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सारा किया जा रहा है। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कि वो पर्दा ना खोले, और जो 9 मई का हमारे खिलाफ एक किया गया वो सीसीटीवी फुटेजेस आज तक क्यों नहीं लाई गई। काश बिलावल साहब उधर कहते कि इनकी फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन जितनी हुई हैं, जो पटिशंस दायर की गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं सुनी गई। काश वो बात करते कि मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर हो रहा है, अगवा हो रहे हैं, छापे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एमएनएस को उठाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, उसके ऊपर बात करते कि ये दरखास्त भी है, ये दरखास्तें भी लगाकर, ये मैटर सारे देखकर सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर समातें की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जहां बात है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की, जब मुल्क के अंदर जुल्म जबर पर, उस पर ऊपर खामोश हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि मेरे नाना के ऊपर जो इंसाफ है वो इतने 50 साल बाद मिला। हम कब कह रहे हैं कि इंसाफ लेट होना चाहिए। जो इस वक्त इंसाफ के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, उनके हवाले से कोई आपने बात की है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया? कोई आपने बात की? क्यों नहीं की? क्योंकि आइन की इंटरप्रिटेशन करना क्या बिलावल का काम है, क्या नवाज शरीफ का काम है, क्या शोबाज शरीफ का काम है, क्या पीएम पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम का काम है? आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह कर दी। अब कमीशन भी खुद से ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिव्यू के अंदर कहीं जाता है, वो खुद देखेंगे कि क्या उसके अंदर क्या मुबम है, उन्होंने तशरीह कर दी, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए थी। अगर इनको इतनी ही अदलिया की तकरीम है और ये चाहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, तो जो फैसले दिए जा रहे हैं उनके ऊपर तो इंप्लीमेंट करवाएं। शर्मिला साहबा, इनफैक्ट ये भी एतराज़ात तो बड़े वैलिड है, लेकिन साथ में याया अफरीदी साहब का जो आज जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो एक उनका भी 26 सफ़ात में मुश्तमिल एक नोट आया है, गोया उसमें भी जो एक बॉटम लाइन है वो तो सेम ही है। गोया कि जिस तरह कहा जा रहा था पहले कि 11 जजेस इस बात पे तो इत्तेफाक करते हैं कि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है, वो एक सियासी जमात है। फिर आज तो उन्होंने कह दिया कि अगर उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ सर्टिफिकेट पीटीआई का जमा कराया है तो ये पीटीआई के लोग ही हैं। गोया कि दरख्वास्त गुजार नहीं थी पीटीआई सारे मामले में, लेकिन बात नज़र में लगता है कि मखसूस नशिस्तें उनको भी मिलनी चाहिए। तो लगता तो है कि मेजॉरिटी जजेस जिसमें काजी फैसल साहब भी शामिल हैं वो भी तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम करते हैं। तो फिर मखसूस नशिस्तों का मामला तो इतना गुंजलक नहीं है, इतना पेचीदा नहीं है कि इसको हल करने में इतनी देर लगे कि 6 रोज़ से इजलास इलेक्शन कमीशन के भी हो रहे हैं और हुकूमत वक्त भी एक अलग ओपिनियन लेके खड़ी है जिसमें कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले वाइन से मुतसादम है। आपको लगता है कि ऐसे ही है? शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। आप एक मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, मुझे आप ये बताइए, क्या आप इस मुल्क के अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं? क्या ये निज़ाम एक आम आदमी को इंसाफ डिलीवर कर पा रहा है? क्या माशरे के अंदर बेचैनी नहीं है? क्या माशरे के अंदर ये एक ग्रज नहीं है कि साला साल आप अपने मुकदमात लड़ते रहते हैं, फ़ैसले नहीं आते? और इस मुल्क के अंदर इतने सारे मसाइल हैं। ये जो रिज़र्व सीट का मामला है ये एक छोटा सा मामला है जो हल हो जाएगा। दिस इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, पार्लियामान ने एक कानून साजी की, पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंटेरियंस, उनकी कलेक्टिव विज़डम ने एक कानून साजी करके एक मामले के हवाले से बात की। अब उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अब उसके ऊपर ईसीपी क्या फ़ैसला करती है ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि अदालतों के ऊपर हमला हो रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस तरह उन्होंने बातें की, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या ये भी मुतमईन है अदालती निज़ाम से? दुनिया भर की इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज़ में इंक्लूडिंग फ्रांस और जर्मनी के अंदर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाए गए हैं और वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात जो हैं जाते हैं। बाकी अदालतें जो हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस देखती हैं। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60,000 से ज़ायद मुकदमात पेंडिंग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेचारी उलझी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के अंदर। सारा उनका 90% वक्त वहाँ पर चला जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए शिराजी साहब, उनको एतराज इस पे, वो कहते हैं कि मौलाना साहब को जाके बिलावल साहब ने कहा कि हमारी मजबूरी है, ये अवामी मफाद में नहीं हो रहा, बिलावल साहब ने, जिसकी बुनियाद पर मैं शिराजी साहब बड़ी वजाहत से कह दूं, बिलावल साहब की कोई मजबूरी नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी की कभी मजबूरी रही है। एक ही मजबूरी रही है और वो है आइन और कानून की पासदारी। ये वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसके बानी जो हैं वो शहीद हुए हैं इस मुल्क के अंदर एक मुत्तफ़िका आइन लाने के लिए, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। आप उनसे ये कह ही नहीं सकते कि उनकी कोई मजबूरी है। बीबी शहीद ने जान का नजराना दे दिया। बात यह है कि देखिए इस मुल्क के अंदर बड़े मामलात हैं और बड़ी शिकायत हैं लोगों को। इस मुल्क के अंदर जिरगा सिस्टम आ गया है, इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी जिरगे में फैसला कर लो, क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ मिलता नहीं है, साल जाते हैं, महंगे महंगे वकील करें, टाइम लगता है, तो कौन जाए, इधर ही बैठ के फैसले कर दो। क्या देखिए ना, इस मुल्क के अंदर अगर आपने जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आने, आपने कंसेंसस डेवलप करने, और बिलावल साहब वो कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट बार से एड्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या जरूरत है। और ये हमारा मुतालबा आज का नहीं है, ये मिसाके जमहूरियत में 2006 पे भी था, ये हमारे 2024 के मंशूर में भी शामिल है। छोटी सी शर्मिला साहब एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मैं आगे पूछूंगा कि मिसालियत 18 साल बाद आपको क्यों याद आया। गोया कि इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पंजोजा साहब, सर ये मामला तो यकीनन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी कल परसों तक उससे ओपिनियन आती, स्टैंस आते, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करने जा रही है। बट बाकी मामलात में भी आपने अदालतों से सब कुछ, अगर आपको इंसाफ मिलना भी है तो सर अदालतों से मिलना है ना। बट आज अगर हम देखते हैं ट्रिब्यूनल्स के मामले पे गोया कि आपकी दरख्वास्त गुजार जाते हैं तो चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तो सर जहां आप कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त इस वक्त अदालतों पे तनकीद कर रही है, तो कहीं आपको भी नहीं लगता कि आपके कंडक्ट से आप भी अदालतों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? देखिए बात यह है कि हम कहाँ कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं सर। हम जब जब वो लगे चीफ, तो सबसे पहले हमने कहा कि बड़ी खुशाइन बात है, हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ देंगे। आज इनके पूरे टेन्योर का रिकॉर्ड निकाल लें और उसके अंदर आप देखें कि इन्होंने कितने लोगों को इंसाफ दिया है, कितनी पटिशन सुनी है, कौन कौन सी सुनी है, कहाँ पर पिक एंड चूज की गई है और कहाँ एक टारगेट किया गया जमात को, तो आपके सामने वाज़ेह नज़र आ जाएगा। मैं अगर धांधली की बात कर लूँ, उस डाके की बात कर लूँ, तो आज तक क्यों नहीं 8 फरवरी की पटिशन लगाई गई और जहाँ पर समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और काजी साहब भी रिमार्क्स दे रहे थे कि जो वोट होते हैं उनकी वैल्यू है ना कि फॉर्म 45 की या फॉर्म 47 की। उनका मकसद ये था कि जो थैलों के अंदर ऊपर से वोट डाल दिए गए या वोट जो है वो मोर एंड डबल लगाकर ख़राब कर दिए गए, तो आपने उन थैलों को देखना है, आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का किस्सा भूल जाए। इससे बढ़कर और क्या चीज़ होती है? अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। ये एक राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला जो बुनियादी हक है वो इंसान का है। आप उसको ज़ाया कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का नुमाइंदा ही चूज ना करे। उसने एक जमात को वोट दिया और उस जमात को वोट देने को आप काउंट ही नहीं करें। फिर उस जमात को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलनी चाहिए थी, जो कि इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि उसने इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत की। वो सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया, को जमात तो तस्लीम कर रहे हैं ना, चीफ जस्टिस भी तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन तस्लीम कर ली तो उन्होंने कहा है कि इनका ही हक है, क्योंकि इनके उम्मीदवारों को आज़ाद किया था वो ही आरोज ने, जो कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाब था कि ये आरोज होने चाहिए। और वो आरोज ने जब हमें खुद इंडिपेंडेंट किया, मैं कि खुद क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं सर्टिफिकेट लेकर गया था, उन्होंने कहा था कि ये निशानात हैं, इनमें से आप देख लीजिए। कई जगहों के ऊपर तो वो भी नहीं पूछा गया कि निशान कौन सा देना है। खोसा साहब को के दे दिया, किसी को बूट दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को बाजा दे दिया। इस तरह से निशान अलॉट किए गए और हमें कहा गया कि आप आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया कि वो जो वोट डला था वो इमरान खान के उम्मीदवारों को डला था, वो वोट जो डला था वो तहरीक इंसाफ को डला था। लिहाजा वो वोट जब डला ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, अदालत का काम क्या है कि इंसाफ
ना देना। अदालत का काम तो है कि इंसाफ लोगों को फराहम करना। कहीं पर कोई गलती है, कोई चीज़ है, तो 187 के अंदर कंप्लीट जस्टिस देने का जिक्र है। ये कौन सा आइन है कि आप ये कह दें कि वो सीटें जो हैं वो PTI की नहीं बनती, वो नून लीग की बनती, ये पीपल्स पार्टी की बनती हैं। ये जमात जो है वो तो उस पटिशन का हिस्सा नहीं थी, तो आप क्या हिस्सा थे उसका? क्या वोट आपको मिला था? ठीक है, क्या वोट नून लीग को या पीपल्स पार्टी को मिला था? 26 जून को जाके आप फरीक बन रहे सर, आपके हैंड पे भी तो मेरी गुजारिश सुन लें, जो हम वोट हमें मिला, हक हमारा था और सीटें हमें मिलनी थी। मुझे ये बता दी जाए कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या MQM तो वो उनको तो वोट मिल ही नहीं है, और वो कहां पर जमात थी? क्या वो जमात थी उस पटिशन के अंदर? उन्हें किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने सीटें दी? इसलिए कि जहां पर कॉरम पूरा हो जाए, यहां पर ये हो जाए। सेनेट का इलेक्शन जो है KP का अभी पेंडिंग है, कानून साजियां की जा रही हैं, एक सूबे का इलेक्शन ही पेंडिंग है, उसकी नुमाइंदगी नहीं है वहां पर, तो कैसे अवाने बाला में, तो कैसे वो जो है आप उस तरफ जा रहे हैं? और ऐसी तरह मीम दुनिया में कहीं पर ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जो कि अपने आप को बचाने के लिए कानून साजी करे, अपने केसेस खत्म करने के लिए करे या अपने लिए सहूलत। यहां पर हो रहा है, और वो पार्लियामेंट जिसके अंदर नुमाइंदे जितने मेजोरिटी के अंदर बनाए गए हैं वो सारे अपने हल्के आ रहे हैं, अपने वार्ड आ रहे हुए हैं। आसफा भुट्टो का आपको पता नहीं है कि कैसे उसको वहां पर हमारे उम्मीदवार को लड़ने का मौका नहीं दिया गया और उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। सारी दुनिया नहीं देख रही। शर्मिला साहबा, ये तो खैर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुकता है कि जब ऐवान बाला नामुकम्मल है, ऐसे में कोई भी आनी तरमीम कैसे मुमकिन है? और साथ में यकीनी तौर पे अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब तक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फ़ैसला नहीं हो जाता, उससे पहले कोई भी आइनी तरमीम और उनको लेके आगे बढ़ना, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस वक्त तहरीक इंसाफ बहरहाल अगर उसकी वजूद को तस्लीम तो नहीं किया गया इसमें कौमी असम्बली में, लेकिन बहरहाल एक जमात के तौर पे मौजूद है। तो हमेशा हमने माजी में देखा है कि कोई भी तरमीम आई वो कॉन्सेंसस के साथ आई हैं, उसमें पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम जमातें शरीक रही हैं। बट यहाँ तो मेरा ख्याल में लगता है कि खुद इत्तेहादियों को नहीं पता कि मुसवदा है क्या, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो लगता नहीं है कि कहीं जो डाउट किया जा रहा है सारे प्रोसेस के ऊपर वो दुरुस्त है, कि चीज़ों को इतना मख्फी रखा गया है कि इसके ऊपर शक करना बनता है। देखिए जी, जहाँ तक इस तरमीम को लाने का प्रोसेस रहा है, डेफिनेटली उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हमें भी हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ताल्लुक़ है, वो तो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, हाई कोर्ट के बाद से भी एड्रेस कर रहे हैं, सवालों के जवाबात भी दे रहे हैं, बिकॉज़ पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार सियासत का यही रहा है और आइनी तरमीम का यही रहा है कि हम कंसेंसस के साथ लेकर आते हैं। आपने 18वीं तरमीम देखी, हम कंसेंसस के साथ लेकर आए, मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर लेकर आए। इस वक्त भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो डिमांड है उसके ऊपर हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर बात कर रहे हैं, वकला बरादरी से बात कर रहे हैं, बार से बात कर रहे हैं और एक कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अभी मेरे भाई ने कहा कि जी अपने लिए सवाल मेरा कि बतौर रुकने पार्लियामेंट आपने भी ये मुसवदा देखा है, पढ़ा है इसे, किसमें क्या कुछ शामिल है? देखिए जी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, डेफिनेटली हमारी लीडरशिप ने हमसे इस पर डिस्कशन की है। हाँ, हम ज़रूर पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं कि जब तक हमारी लीडरशिप इसके ऊपर बात नहीं करती, बाहर आके हम नहीं बात करते। लेकिन ये नहीं है कि हमें किसी अंधेरे में रखा गया या हमें जो एक तासुर दिया जा रहा था कि जी हमें पता ही नहीं है और हमें पार्लियामान में बुला लिया और हमें कहा कि जी वोट कर दो। नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदगान को, अपनी पार्टी को, अपनी कोर कमेटीज़ को और अपने जो मेंबरान हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेती है। देखिए बात यह है कि अभी जिस तरह ये भाई बात कर रहे थे कि जी ये नहीं वो नहीं, ये पार्लियामान अपने आप को बचा रही है, लोग अपने, आप इस पर सियासत ना करें। जुडिशल रिफॉर्म्स वक्त की ज़रूरत है, वक्त और हालात की ज़रूरत है। ये किसी को बचाने के लिए नहीं है, किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी इस किस्म के कामों में इंडल्ज करती है। हम वाकतन चाहते हैं इस मुल्क का अदालती निज़ाम बेहतर हो। पार्लियामान में बैठे ना, इनको देखिए शिराजी साहब, ये इनके लोग मौजूद हैं, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सजेशन के ऊपर स्पीकर साहब ने बनाई है, जहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है, वहाँ पर उमर अयूब साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी के और लोग बैठे हैं, तमाम पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं। वहां पर मौलाना साहब भी शिरकत करते हैं, वहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जाते हैं। ये नहीं है ऑल पार्टीज, हर सिर्फ पीटीआई इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस पार्लियामान के अंदर और भी जमातें हैं, चाहे उनका एक वोट क्यों ना हो। और बात यह है कि देखिए आईनी तरमीम लाना
और मामलात की दुरुस्तगी करना ये वक्त की ज़रूरत है, इसके ऊपर सियासत ना करें। एक आम आदमी आज मुझ जैसा भी, मेरा भी एक मुकदमा जो है ज़मीन का वो 18 साल से चल रहा है और मुझे कोई रिस्पाइट नहीं है कि आइंदा कुछ दिनों में या सालों में वो हल हो जाएगा, बिकॉज अदालतों के पास टाइम नहीं है। और देखिए लोगों की चीज़ मुकदमात हैं, अदालतें भी क्या करें। मेरे पास वक्त क्यों ख़त्म हो रहा है, तो मैं दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ इस सेगमेंट क्लोज करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पंजाब के अंदर दो इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने नज़र आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर्स का तकर्रुर है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको डिस्कस डिबेट करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आप फिर खुशामदीद नाज़रीन। जिक्र करते हैं कुछ पंजाब में जिस वक्त सियासी माहौल गर्म हुआ है, वो भी दो इत्तेहादियों के दरमियान, गोया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनके गवर्नर सरदार सलीम हैदर साहब, उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की वो समरीज़ के जिसमें वाइस चांसलर 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तकर्री होना थी, गोया कि उनको मुस्तरद किया। और मुस्तरद इस बुनियाद पे किया कि जो पैनल तरतीब दिए गए थे वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वो दुरुस्त नहीं थे, मेरिट को नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा इन समरीज़ को मुस्तरद किया जाता है। लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि 7 वाइस चांसलर्स की तकर्री फिर भी हुकूमत ने कर दी और कहा यह गया कि गवर्नर के पास इन समरीज़ को वापस भेजने का कोई इख्तियार नहीं है, उन्होंने सिर्फ दस्तखत करने होते हैं और तकर्रुर का इख्तियार वज़ीर आला के पास है। हमारे साथ मौजूद है मियाँ शुएब जो नुमाइंदा डॉन न्यूज़ हैं लाहौर से। मियाँ साहब कुछ बताइए ये कहानी क्या है, गोया कि जो गवर्नर का एतराज़ है आपको लगता है कि दुरुस्त है, और फिर कानून क्या कहता है, क्योंकि मरकज़ में तो हमने देखा है कि सदर पाकिस्तान चांसलर्स होते हैं जो वफाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सूबों के अंदर भी गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि वो चांसलर होते हैं। क्या वाकई उनका इख्तियार है, और फिर जो उन्होंने एतराज़ किया है इन समरीज़ पे आपको लगता है कि बड़ा दुरुस्त है? देखें, शुक्रिया शराजी साहब। असल इशू ये है कि इस वक्त जो पंजाब में जो लफ्जी जंग है वो उसमें शिद्दत आना शुरू हो गई है। वो दो इत्तेहादी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है और दूसरी जानब नून लीग है। इसमें गवर्नर पंजाब, क्योंकि वफाक की तरह पंजाब में भी जो गवर्नर पंजाब है वो तमाम यूनिवर्सिटियों के जो होते हैं वो चांसलर होते हैं और उनका इख्तियार होता है। माजी में हम ये देखते रहे हैं कि तमाम जो गवर्नर थे वही जामियात में जो है वो चांसलर की तैनाती करते थे और 1.5 साल से ये मामला जो है वो लटक रहा था। तो अब जो है वो हुकूमत आई नून लीग की और इधर गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जो तमाम इख्तियारात हैं वो गवर्नर इस्तेमाल करें और नून लीग की कोशिश है कि तमाम जो हम इख्तियारात हैं वो हम खुद इस्तेमाल करें। तो नून लीग की जानब से जो तमाम जो जामियात हैं, जिसमें 14 जामियात के जो इंटरव्यू किए गए चांसलर वाइस चांसलर के, उसमें गवर्नर को समरी भेजी जाती है जिस पर गवर्नर पंजाब की जानब से ये एतराज़ उठाया जाता है कि जो इसका पैनल था वो उसमें जो बेज़ाब्ती नज़र आ रही है वो दुरुस्त नहीं था पैनल जो बनाया गया, और जिसने इंटरव्यू किए उसमें भी शफाफियत दिखाई नहीं दे रही। और जो गवर्नर की जानब से ये भी एतराज़ उठाया गया कि जो नाम भेजे गए हैं, सिर्फ एक नाम भेजा गया, लेकिन आइन ये कहता है कि 3 नाम भेजे जाएं, वो हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ जो नाम है वो भेजे जाएं, और इसमें इख्तियारात गवर्नर के पास हैं कि वो तीनों नामों में से एक नाम जो है उस पर जो है उनको वाइस चांसलर तैनात करें। लेकिन पंजाब हुकूमत दूसरी जानब ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्योंकि जो वाइस चांसलर की तैनाती वो पंजाब हुकूमत के इख्तियारात में है। इस हवाले से हमारी जो, लेकिन जब तक बलीगुर रहमान साहब रहे उस वक्त गवर्नर करते रहे, उस वक्त भी वज़ीर आला करते रहे, उस वक्त प्रैक्टिस माजी में हमने देखा कि चौधरी सरवत थे, उस वक्त भी वही करते रहे जो वाइस चांसलर की तैनातियाँ। फिर नून लीग के गवर्नर बलीगुर रहमान वही करते रहे वाइस चांसलर की तैनातियाँ। ये पहली दफ़ा हमने देखा, माजी में ऐसा वाक़या नहीं, ये पहली दफ़ा हमने देखा शराजी साहब कि जो हुकूमत और गवर्नर जो है वो वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर आमने सामने आए हैं। और इसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है हमारी इस हवाले से जो वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात, उनसे बात हुई, उनका कहना है, उन्होंने ये एक दूसरे की तरफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो नाम हमने मुस्तरद किए थे अब वही लोग गवर्नर से रब्ता कर रहे हैं और गवर्नर साहब इस दबाव में है कि कोई 2-4 नाम जो
लेकिन कानूनी तौर पे आपको लगता है कि मामला अब सुलझ जाएगा या फिर किसी अदालत में जाएगा और वहाँ से कोई ऑर्डर्स आएंगे, या आपको लगता है कि नहीं जो कुछ भी हो गया अब इस पे गवर्नर साहब खामोशी हो जाएगी? लगता है ऐसे ही है कि कुछ बड़े इसमें बैठेंगे और मामला जो सुलझाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो गवर्नर फिलहाल तो यही इसी बात पे हैं। कल मेरी आज भी गवर्नर साहब से बात हुई, उनका कहना था कि मैं जो भी करूंगा मेरिट पर कहूंगा, और अगर मेरिट के खिलाफ जो भी काम होगा मैं उसके रास्ते में रुकावट बनूंगा, और अगर कोई भी वाइस चांसलर की जो तैनाती है वो तमाम तैनाती मैं मेरिट पर करूंगा। अगर पंजाब हुकूमत मुझे नाम भेजती है, उसमें एक नाम भेजती है तो मैं उसको तैनात नहीं करूंगा। इसी बुनियाद पे गवर्नर की जानब से जो समरी हैं 6 समरी जो है वो मुस्तरद की गई, उस पर एतराज़ात भी लगाए गए और वो वापस भेज दी गई। मियां शुएब साहब बहुत शुक्रिया, क्लैरिटी दे दी आपने। देखते हैं कि अब इस मामला कैसे सुलझता है। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के, जहाँ पे अब इसराइल की जानिब से लबनान पे भी हमले शुरू हो गए हैं, जिसमें को कहा जा रहा है कि 500 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं अब तक। वो है कि जंग का एक नया महाज खुल चुका है। ये ख़ित्ते को और पूरी दुनिया को किस तरफ लेके जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। कुछ जिक्र करते हैं मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का, कि जहाँ पे फ़लस्तीनी तो पहले ही तख्ता मशक बने हुए थे, लेकिन अब इसराइल ने लबनान पे भी बाकायदा तौर पे हमले शुरू कर दिए और एक नया महाज जंग एक तरह से खोल दिया है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई 500 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ मौजूद है अब एक सफारतकार जावेद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर कुछ बताइएगा कि ये सिचुएशन अब किस तरफ जा रही है। हमने देखा है कि जब से गुज़श्ता साल से इसराइल ने एक तरह से जहरियत शुरू की है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क आलमी इंसाफ पे भी गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मामले को कई दफ़ा डिस्कस डिबेट किया गया। अरब लीग, कोई कि पूरी दुनिया इस सारे मामले पे मुतफक्किर तो है, लेकिन अभी तक इसका कोई सलूशन देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि जो इसराइल का एग्रेसिव पान है उसमें तो हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये क्या वजह है सर, और ये सिचुएशन अब कैसे काम डाउन होगी, आपको क्या लगता है? जी, बदकिस्मती ये है कि 7 अक्टूबर पिछले साल से ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है उसका आगाज़ हुआ, तो वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कमी आने की बजाय और हॉस्टिलिटीज़ में कमी आने की बजाय उनमें बल्कि एक तेज़ी आती जा रही है और जंग के फैलने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे अब कल से जो इजराइल ने लेबनान में अपने हमले किए हैं और वहाँ पे अच्छा खासा माली और जानी नुकसान हुआ है, उससे इस जंग के फैलने का ख़तरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अगरचे मैं समझते ईरान और दूसरी जो पावर्स हैं उनकी शायद प्रेफरेंस इस वक्त यही है कि इस जंग को फैलने से रोका जाए, और दुनिया के काफ़ी ममालिक की भी यही ख्वाहिश और कोशिश है। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो हुकूमत है, उनकी सोच कुछ मुख्तलिफ है और वो चाहती हैं कि ये जंग को अगर फैलाव मिले तो उसका फ़ायदा उनको ये होगा कि अमेरिका को फिर खामखा उनकी मदद में और भी खुल के सामने आना पड़ेगा। इस वक्त भी अमेरिका की इजराइल को पूरी मिलिट्री हिमायत तो है और सियासी तौर पे और सफारती तौर पे भी उनको अमेरिका की एक मुस्तकिल तौर पे सपोर्ट है, हिमायत है, जिसकी वजह से ही इसराइल इस काबिल हुआ है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी जंगी ताकत का मुजाहरा कर सके और फ़लस्तीनियों को, लेबनान के लोगों को, हिज़्बुल्लाह को या हमास को इतना नुकसान पहुंचा सके। तो अब देखना ये है। लेकिन जावेद साहब जो आप कह रहे हैं कि अगरचे खित्ते के ममालिक की और दुनिया की भी कोशिश तो ये है कि जंग मज़ीद ना फैले, लेकिन जिस अंदाज में इस सारे मामले को हैंडल किया जा रहा है, आपको लगता है कि इसमें कामयाबी होगी, या आपको लगता है कि जंग का दायरा कार वसी भी हो सकता है,
और ये खित्ते को या फिर दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ख़तरा जो है वो ये लेबनान में हमले होने से पहले से ख़तरा तो फैलने का ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी मेरी अपनी असेसमेंट ये है, जो साफ ज़ाहिर गलती साबित हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश भी यही है कि ये इस जंग को ना फैलने दिया जाए। ईरान भी नहीं चाहता, और मशरक़ वस्ता के जो बड़े ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया है या इराक़ है, सीरिया, उनकी भी ख्वाहिश यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है फैलने से रोका जाए। तो हालांकि जो नेतन्याहू और इसराइल की जो राइटिस्ट बड़ी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, उनकी शायद ये ख्वाहिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं या लड़ाई हो रही है, इसका दायरा बढ़े ताकि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सपोर्ट में कमिट हो। लेकिन चूँकि दूसरी बड़ी बड़ी पावर्स दुनिया के जो हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि ऐसा ना होना दिया जाए, तो मेरी अपनी ज़ाती तौर पे ये असेसमेंट है कि अभी भी चांस है कि अगर कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं तो इस तनाज़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को एक महदूद लेवल पे रखा जा सकता है। और आपके ख्याल में जो इस वक्त आलमी सतह पे कोशिशें हैं उनके ऊपर कहीं डाउट किया जा सकता है? क्योंकि अगर उनमें को बहुत ज़्यादा संजीदगी हमें देखने को मिले तो हो सकता है कि इन चीज़ों को रोका भी जा सके, लेकिन अभी तक आपको लगता है कि अमेरिका के जो इजाफी फ़ौज भिजवा रहा है मशरक़ वस्ता में, या फिर जो यूरोप का किरदार है, क्योंकि ख़ुद अमेरिका और यूरोप के अंदर से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि सैंक्शंस लगाई जाएं, असले की फरहमी पे एक तरह से फरहमी बंद की जाए इसराइल को, लेकिन इस तरह के मुतालबात को खुद अपने मुल्कों के अंदर जो उठ रहे हैं उनको भी नहीं सुना जा रहा। तो इन कोशिशों को हम किस नज़र से देखें सर? संजीदा कोशिशें हैं, ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली कुछ स्टेटमेंट दे के चीज़ों को निपटाने वाली बात है? मेरी अपनी असेसमेंट वो ये है कि इसमें लफाजी ज़्यादा है। बिहाइंड द सीन अमेरिका पूरी तौर पर फौजी और माली इसराइल को इमदाद दे रहा है, और उन्होंने अपने 2 जंगी बेड़े जो हैं, बहरी बेड़े हैं, वो मेडिटेरेनियन में और अरेबियन सी में खड़े किए हुए हैं, जो ताकि अगर इसराइल को किसी किस्म का ख़तरा महसूस हो तो वो उसकी मदद को आ सकें या कम अज़ कम जंग को फैलने से रोक सकें। और दूसरे मुल्कों के लिए, जैसे और इस खत्ते में दूसरे ममालिक, ख़ास तौर पे उनको ईरान के बारे में ख़तरा है कि ईरान को एक किस्म की वार्निंग रहे कि अगर उसने कोई स्टेप्स लिए तो फिर अमेरिका की पूरी हवाई और बहरी और हवाई ताकत जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका की पोजीशन और फिर थोड़ी सी उससे कमज़ोर है यूरोप की पोजीशन, लेकिन ये दोनों जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, ये रीजन्स हैं, अमेरिका और यूरोप, ये इसराइल के पीछे खड़े हैं। और हर इनमें से मुल्क जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसराइल को मदद कर रहा है। ख़ास तौर पे अमेरिका की जो फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट है वो इतनी है कि फ़िलहाल इसराइल को कोई इस किस्म का ख़तरा नहीं है कि वो उनको कोई माली तौर पे कोई कमी महसूस होगी या मिलिट्री इक्विपमेंट और इन चीज़ों में कोई होगी। तो इसलिए जंग जब तक इसराइल अपने फ़ौजी मकासद हासिल नहीं कर लेता और वो हमास के मुकाबले और हिज़्बुल्लाह के मुकाबले में भी, तो मुझे ख़तरा ये है कि ये जंग जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब। नाज़रीन, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू। प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।